हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के इस दंगल में बीजेपी ने 3-1 से मैच जीत लिया है। बीजेपी ने खंडवा लोकसभा सीट पर अपना कब्जा करके उसे बरकरार रखा, जबकि जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट भी कांग्रेस से छीनने में सफल रही है। हालांकि बीजेपी को अपने ही गढ़ रैगांव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। उपचुनाव के नतीजों को बीजेपी जहां अपनी उपलब्धि मानकर चल रही है और शिवराज सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर बता रही है, वहीं दमोह मॉडल फेल होने के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार पर उपचुनाव में धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। अब सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव के नतीजों के मायने क्या होंगे। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस इससे क्या सबक लेगी, और 2 बड़े नेताओं की आज हम चर्चा करेंगे। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो दूसरी तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दोनों के कद में और पार्टी लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा, रिपोर्ट देखिए जरा। निमाड़ का विकास ही सबसे पहली प्राथमिकता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र हमारे प्रधानमंत्री जी का है। इस मूल मंत्र पर हम चलकर जो विकास की संभावना होगी उस विकास के काम को पूरा। कार्यकर्ताओं की और हमारे सभी मतदाताओं की मेहनत से आज हम सफल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत हुई। मुख्यमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद और उनकी मेहनत, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का विशेष आशीर्वाद और उनकी मेहनत और उनकी टीम की मेहनत का परिणाम ये सफलता है। जन कल्याणकारी योजनाएं लेके हम गए, लोगों के बीच पहुंचे, जन दर्शन भी किया और लोग कन्वेंस हुए और रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। पक्ष ने किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया था, किसान विरोधी सरकार ऐसा मुद्दा बनाया था, और मैं समझता हूं कि इस उपचुनाव ने मैंडेट दे दिया। विपक्ष ने जो भी आरोप लगाए थे जनता ने उसको नकारा। धन बल सब जितना हो सकता है, सत्ता बल ही सब लगाया उनने। और एक जिसको अंग्रेजी में मैंने कहा कि नो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, वो किया मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनकी साख का सवाल था। क्योंकि दमोह के बाद अगर ये चुनाव में हो जाते तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल चेंजेस बहुत आते हैं। तो इस चुनाव ने कई समीकरण बता दिए हैं। आने वाले वक्त के लिए कुछ कुंडली के पन्ने खुले हैं, तो कुछ के लिए सोचने समझने और पद को छोड़ने तक की नौबत के यहाँ समीकरण खड़े कर दिए हैं। अब्बास हाफिज साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, युवा नेता, हमारे साथ। स्वागत है आपका। सुमेर सिंह जी, राज्यसभा सांसद है। सुमेर, बीजेपी के अंदर अब फिलहाल इस वक्त एक बड़ा कद उनका हो गया है। धन्यवाद। मैं जीत और हार के इन तमाम मसलों पर दिन भर से बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ निष्कर्ष की बातचीत करेंगे, और अब्बास साहब आप ही के पास पहले आता हूँ। इस पूरी जीत और हार के क्या मायने हैं? पार्टी के अंदर कोई बदलाव देखते हैं, या फिर किसी की छवि को कोई फर्क पड़ेगा, या फिर जिनके पास 1-1, 2-2 पद हैं, कम से कम 1 पद तो छोड़ना पड़ेगा? किसी एक नेता पर पार्टी के बाकी नेताओं का ज़रूर दबाव पड़ेगा? क्या कहते हैं? देखिए पुनीत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर राजनीतिक दल चिंतन मंथन के दौर से गुजरता है। जीत होती है, हार होती है, जैसे भी परिणाम आते हैं उसके बाद बहुत सारी चीजें समझी जाती हैं और उन पर विचार करके आगे बढ़ा जाता है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सबका पूरा विश्वास है और उसी नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे, और जो प्रदर्शन हमारा रहा हमें उससे पूरी ये आप कह रहे हैं, बाकी नेता कह रहे हैं क्या? और बेहतर होना चाहिए। जो गलतियां हुई, जो कमियां रही, जो शॉर्टकमिंग्स थी, उनको सुधारने की कोशिश पूरी रहेगी, उनको सुधारेंगे।
उनको सुधारेंगे। सब 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 एक देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर खुले विचारों की पार्टी है, अपने मन में विचार नहीं रखे जाते हैं, बोले जाता है, लेकिन हम सब एक मंच पे आपको नजर आते हैं, हम सब एक मंच पे हैं, हम एक साथ हैं। यहाँ सबसे बड़ा विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, थपथपा सकती है। आज सबसे बड़ी बात यह है, जो सोचने के ऊपर भाजपा लोगों को नहीं ध्यान मोड़ना चाहती है, कि भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत नीचे आ गया है, भाजपा का मार्जिन नीचे आ गया है। भाजपा की रैगांव असेंबली विधानसभा जो पिछले 1985 से कांग्रेस के पास नहीं आई थी और भारतीय जनता पार्टी का उसके ऊपर दबदबा रहा है, वहां पर भाजपा बुरी तरह से हार गई चुनाव, जो भाजपा ने सोचा भी नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी का जो मार्जिन रहा खंडवा के अंदर लोकसभा में 2,70,000 से 70,000 के मार्जिन पर ले आए उसको वहां पर। यह हमारी लड़ाई जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं, बल्कि उसके साथ उसके धनबल से, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से, जैसा हमारे नेता कमलनाथ जी ने कहा, सब चीजों से थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास किए, अथक मेहनत करी। हाँ, एक बात जरूर है कि हमने बहुत कुछ ये तो एक वोट को भी जीत मानते हैं, मार्जिन तो बात की बात है, अगली बार फिर देखेंगे उस क्षेत्र में। जी, मैं उसी बात पे आ रहा था आगे कि देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ा विषय यह है कि सत्ताधारी दल की तरफ रुझान रहा पूरे देश के अंदर। अगर आप पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे जो परिणाम आए हैं, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, हिमाचल प्रदेश में जरूर 4 की 4 पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, वहां सरकार उनकी थी, लेकिन अगर राजस्थान को देखेंगे तो 2 असेंबली का वहां रिजल्ट आया, कांग्रेस की तरफ गया। आप महाराष्ट्र में देखेंगे, महाविकास आघाड़ी की सरकार है, 1 असेंबली का वहां बाइपोल था, उपचुनाव था, कांग्रेस पार्टी ने जीता वहां पर। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में देखेंगे, टीएमसी की सरकार है, टीएमसी ने 4 उपचुनाव जीते वहां पर। तो इस तरह से असम के अंदर भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों ने जीते चुनाव। तो इस तरह से एक एक तरफा गया है हर राज्य के अंदर। हाँ, हमारे यहां नेक टू नेक फाइट हुई, 3 उपचुनाव, 3 विधानसभा गई, और 3 विधानसभा के उपचुनाव के अंदर जो दोनों आयातित थे, जो बाहर से लाए गए थे, जो बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया था लोगों ने, वहां जनता ने, वो जीते। लेकिन जो एकमात्र बीजेपी की मूल प्रत्याशी थी विधानसभा उपचुनाव के अंदर, जो बागरी जी वहां से लड़ रही थी चुनाव, रैगांव से सिटिंग एमएलए, वहां वेकेंट जो हुई थी सीट, उन्हीं के खत्म शांत होने से हुई थी, वो सीट बीजेपी हार गई, उनकी मूल प्रत्याशी हार गई। मतलब साफ है कि आप भारतीय जनता पार्टी ठेके पर लोगों को ला के चुनाव लड़वाएगी, तो ये सामने दिख रहा है। हाँ, एक आखिरी बात यह है, हर चुनाव से सीखते हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है, हमारे लिए चुनाव बहुत ही ज्यादा अच्छे साबित इसका तजुर्बा रहेगा। ये सीखने का मौका तो 28 सीटों के लिए भी था। 2023 की तैयारी। अब्बास भाई, आप एक मंझे हुए, सुलझे हुए और बहुत बुद्धिजीवी हैं, पूरे गणित से आप चलते हैं, आप जरा बता दीजिए कि बहुत अलग थे पुनीत जी। 28 उपचुनाव बहुत अलग परिप्रेक्ष्य में लड़ा गया चुनाव था। वहां सरकार बनाना, सरकार गिराना, जनता के मुद्दे बहुत अलग थे। कोविड का पूरा मामला सामने था और सरकार को बचाने में पूरी भाजपा थी और सरकार को बचाने में उसके कार्यकर्ता थे। हम सरकार को बदलने के उसमें थे। वो बहुत अलग परिप्रेक्ष्य चुनाव था। ये बड़ा अलग परिप्रेक्ष्य चुनाव था। यहाँ सरकार गिरनी, सर यहाँ तो आपके पास बहुत सारे मुद्दे थे। चलिए मैं बात करता हूँ, आपके पास आऊंगा। सुमेर सिंह जी कह देंगे काफी लंबे वक्त तक उनके पास नहीं जा पाया, मैं आऊंगा बस भाई आपके पास। सुमेर सिंह जी, जरा ये बता दीजिए कि बधाई है या फिर आप लोगों को भी आने वाले वक्त में सोचने की जरूरत है। और एक प्रश्न मैं जरूर उठाऊंगा कि लगातार जो दिल्ली दौड़ हो रही थी और कहीं से कयास आ गए, हालांकि इसका कोई हाथ पैर नहीं था इन कयासों का कि नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा। जिस तरह से भाजपा अलग अलग नेतृत्व परिवर्तन कर रही है, उस पर तो मोहर लग गई है कि अब नहीं होगा साहब। जी नमस्कार करता हूं मैं। जी सबसे पहले तो आपको और दर्शकों को धनतेरस की और दिवाली की हार्दिक बधाई देता हूं, और पूरे प्रदेश की जनता को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और उनके प्रत्याशियों को विश्वास जताया और भारी मतों से जिताया है, उनके विश्वास के लिए उनका धन्यवाद भी और आभार भी व्यक्त करता हूं मैं। और साथ ही जैसा अब्बासी जी अभी बोल रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर काम किया है। हमने जनता को वो काम बताए हैं जो पिछले सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और साथ ही हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री ये 2-3 उपचुनाव भी क्या प्रधानमंत्री जी के भरोसे लड़ते हैं क्या सर? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को, संगठन को विस्तार कर चुकी है और हम
हमारा जो नेतृत्व होता है हम उसकी बात जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री ये जो जीत मिली है ना सर में और इस जीत में एक चीज तो पक्की हो गई कि सहानुभूति के वोट तो नहीं मिलेंगे। अब राजनीति में सहानुभूति तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि ऐसा होता तो सहानुभूति के लिए टिकट मिलते। ये बात आप लोग भी पूरा समझ गए होंगे। दूसरी बात ये कि ये प्रकार सिर्फ चुनाव जीतना था, अब जीते उसके लिए बधाई, लेकिन चुनाव जीतने के लिए क्या नहीं किया। चुनाव के आने से पहले तक लोग पार्टियां बदल कर आ रहे हैं। आपके पास अपने क्षेत्र जोबट में आप कह रहे हैं कि जोबट में चुनाव जीता, चुनाव जीतने के लिए आपको कैंडिडेट बाहर से लाना पड़ा, पार्टी में प्रवेश कराना पड़ा, तब आप वहां चुनाव जीत पाए। आपने पृथ्वीपुर का चुनाव जीता, आपने वहां कैंडिडेट सपा का लेकर आए। आप सुमेर सिंह जी, आपसे मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आप एक शिक्षक भी थे और हमेशा आदमी सीखता सिखाता रहता। अभी भी मैं आपको शिक्षक ही समझता हूं। आपके नीचे लोग राजनीति सीख रहे होंगे। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, 4 राज्य स्तरीय पुरस्कार आप ले चुके हैं, और ऐसा नहीं समाज सेवा में ले चुके हैं। तो समाज के अंदर क्या जाएगा, क्या चलेगा और क्या माना जाएगा, इसको बहुत बेहतर समझते हैं आप। यानी कि ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब तो जो जहां का है, जैसा है, लेके आइए, प्रवेश करवाइए और भिड़ जाइए चुनाव प्रचार में। आप देखिए कितने प्रचार के लिए आपके कार्यकर्ता, आपके नेता, सब लोग डटे हुए थे। पूरी फौज उतारी आपने इन 4 उपचुनाव के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में परिवार भाव है और जो भी भारतीय जनता पार्टी में आएगा उसका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। तो जो पुराने हैं सर, उनका भी तो अभिनंदन कर दीजिए, दे देते उनको टिकट। अगर आज आप जोबट की जीत पर ये कह रहे हैं कि हम जोबट दिल से जीते हैं, मेहनत से जीते हैं, तो फिर देते वहां से किसी को टिकट। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर जोबट में हो या फिर सुलोचना रावत जी ऐसा क्या विकास कर चुकी थी, आप उनको वापस ले आए? विकास कर चुकी थी तो कांग्रेस टिकट देती उनको। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में परिवार भाव है और जो भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, जुड़ना चाहता है, उसका अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी में जो आएगा उसको हम रोकेंगे थोड़ी, उसका स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी रोक ही तो नहीं रहे हैं सर, आने तो चल रहा है। अब्बास जी मैं आऊंगा आपके पास। एक ऑक्सीजन देने का काम किया। रुकिए अब्बास जी, आप कहिए। अब्बास जी आप कहिए। आप जी, मेरा ये था, मेरी बात पूरी हो जाए, थोड़ा सा डिले है, मैं आऊंगा आपके पास। यही कह रहा हूं जो माननीय सोलंकी जी कह रहे हैं, परिवार का उनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जिस परिवारवाद को जोबट में हमने खत्म किया, जिस परिवारवाद पे हमने पूर्ण विराम दिया, उस परिवारवाद को इन्होंने दोबारा ऑक्सीजन दे दी सुलोचना रावत जी को टिकट देकर। वहीं पर उन्हीं का परिवार सत्ता में रहा और ये परिवार फिर से परिवारवाद, इनका परिवारवाद है नहीं विजय जी, हमारा परिवारवाद हो जाता है। अब देखिए भाजपा की परेशानी क्या है कि भाजपा के कैंडिडेट्स ना भाजपा के अंदर पसंद किए जा रहे हैं, ना जनता उनको पसंद कर रही है। भाजपा के वो प्रत्याशी जनता हरा देती है चुनाव, तो ये 2023 का असेंबली का जो परिणाम है सामने दिखता है कि भाजपा का सबको बाहर से लाएगी। और भाजपा में कब तक कार्यकर्ताओं का, अगर परिवारवाद की बात आती है तो वहां भी परिवारवाद है। सुलोचना रावत जी को टिकट देतेगा, सुलोचना रावत जी हमें मालूम था जाने वाली है पहले से, वो टिकट लेके चले जाती। नहीं, महेश पटेल जी को अभी जो टिकट दिया वहां के कार्यकर्ताओं के हिसाब से दिया और बहुत सारे वहां समीकरण सही बैठे उसके बाद दिया। लेकिन सर पता है वहां तो पूरा भूरिया परिवार प्रचार में लगा था, कहते हैं कि साहब उनको, क्योंकि महेश पटेल की छवि को लेकर लगातार कार्यकर्ता सवाल उठा रहे थे। देखिए हर सीट पे हर राजनेता के साथ बहुत सी चीजें होती हैं और कुछ कार्यकर्ता नाखुश होते हैं, कुछ कार्यकर्ता खुश होते हैं, कोई किसी से नाखुश होता है। ऐसा भाजपा में भी होता है, ऐसा हमारे साथ भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ कार्यकर्ता का अपमान नहीं किया जा रहा है। भाजपा के अंदर आज कार्यकर्ता जो अपमानित महसूस करता है उसको जो दूसरे नंबर पर ला दिया गया है उससे निराशा है। और जनता के सामने रैगांव एक मिसाल है। रैगांव इनका किला हुआ करता था, उसके लिए मूल प्रत्याशी। अब सुमेर सिंह सोलंकी जी को देख लिया, राज्यसभा भेजना था, दूसरे क्रम पर लाया गया। पहले क्रम पर कौन है? आयातित नेता है, आयातित नेता है, यहां भी आयातित प्रत्याशी है। देखिए विजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीजें चिंतन मंथन के अंदर होती हैं। कांग्रेस पार्टी को बहुत सारे तजुर्बे मिले हैं कि क्या चीज गलत थी, क्या चीज सर एक बड़ी पार्टी है, बीजेपी से बहुत पहले की पार्टी है कि हमें बहुत कितना तजुर्बा लेगी सर। और इन्हीं सारी जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, कहां क्या गलती हुई, कहां क्या कमी हुई,
उस पर चर्चा करेंगे। एक पार्टी की सरकार आती नहीं, है, तजुर्बा तो निरंतर चलता है। नहीं मैं मानता हूं अब्बास भाई, मैं आपसे इसलिए सवाल करता हूं कि कई बार हमें युवा प्रवक्ताओं से भी सीखने को मिलता है। अब्बास भाई, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, कई बार आप लोगों के विश्लेषण से भी हमें सीखने को मिलता है। तो सवाल यही कि इतने तजुर्बे, एक सरकार अच्छी भली चल रही थी, गिर गई, वहां तजुर्बा नहीं लिया गया, फिर 28 उपचुनाव हुए, वहां तजुर्बे की जरूरत थी, फिर तजुर्बा खराब हो गया। जब इतने तजुर्बेकार राजनीतिक लोग हैं, हम जैसे पत्रकार तो बहुत छोटे हैं, हम क्या आकलन करेंगे, लेकिन फिर भी जो फीडबैक आता है, कम से कम वो सोचने के लिए, समझने के लिए, और जो नई एक नीति चल पड़ी है, जहां से भी जैसे भी हो चुनाव जीता जाए। अब्बास जी, देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि समीकरण बदले हैं। आपने बात करी 2018 की सरकार गिरने की, आपने बात की उपचुनाव की। हमने आज तक नहीं देखा था कि यहां खरीद फरोख्त के इस पैमाने के ऊपर राजनीति की जाएगी। समीकरण बदल गए, नया तजुर्बा हुआ, नई सीख मिली, आगे बढ़े, लेकिन लोकतंत्र को बचाते हुए आगे बढ़े। हमने वो हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर हिस्सेदारी नहीं ली, क्योंकि हम जनता के दिल को जीत के राज करने वाले लोगों में से हैं, जनता की सेवा करने के लिए। हमें सत्ता की इतनी लालच नहीं है कि हम अपनों को छोड़कर और दूसरों को लाकर और भर देंगे, अपनी कंपनी को बना देंगे एक लंबा चौड़ा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, गलतियां होती हैं हर राजनीतिक। अब रहेगाओं के ऊपर क्या चिंता नहीं करेगी, चिंतन मंथन नहीं करेगी, पूरी भारतीय जनता पार्टी करेगी, दूसरी असेंबली कांग्रेस पार्टी करेगी। कहां क्या गलती शानदार, बीजेपी का इतना वोट शेयर कम हो गया मध्य प्रदेश के उपचुनाव के अंदर। लेकिन अगर गलतियां बार बार हो रही हैं तो कोई एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा क्या? ये गलतियों की बात नहीं है। बदले समीकरण, बदले हालात, जगह जगह के अलग सर्कमस्टेंसेस। क्या बीजेपी ने सोचा था वो रहेगांव हार जाएगी? कोई जिम्मेदारी लेंगे रहेगांव जैसे किले को हरा देने की? नहीं लेंगे। अमित शाह जी ने इस्तीफा दिया था जब 5 राज्यों के चुनाव में से पूरे 5 राज्य चुनाव के हार क्या रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? चलिए एक ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद मैं सुमेर सिंह जी के पास जाऊंगा। सुमेर सिंह जी, लगातार पार्टी हर गणित में लगी रहती है। चुनाव के बाद भी ज़रूर आप कोशिश करेंगे कि कहाँ पार्टी की जीत हुई, कहाँ हार हुई, और किस तरह से, कहाँ से हम जीते हैं, कहाँ से हारे हैं, मार्जिन कितना रहा। ये तमाम तरह के गणित आपके जो विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल विश्लेषक, वो ज़रूर लगाएंगे। लेकिन कुछ प्रमुख बातें आपसे जानना चाहता हूँ। पार्टी के अंदर अब आने वाले चुनाव के लिए ये ज़रूर समझ बढ़ गई होगी कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ते रहे, 35-35 पैसे रोज़ बढ़ रहे हैं, जिस तरह से गैस के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया, मानते हैं कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनसे प्रदेश और राज्य को लाभ मिल रहा है, लेकिन आप ये ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि खुदरा महंगाई कहाँ जा रही है। प्रदेश के अंदर किस तरह से लगातार पेट्रोल की, डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में नहीं है उसको कम करना। जिन मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया लेकिन बहुत मजबूती से नहीं उठा पाई, आप जानते हैं कि अगर थोड़ा भी प्रेशर अगर कांग्रेस लगा ली थी तो कम से कम ये सीटें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता निकालना आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का संगठन 365 दिन जनता के बीच काम करता है, और जनता के बीच काम करने वाली पार्टी है हमारी। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता के लिए सामाजिक तौर पर काम करती है। राजनीतिक तौर पर काम तो करती है, पर हम समाज के बीच में सेवाही संगठन के माध्यम से भी लगातार काम कर रहे हैं। सुमेर सिंह, आज भी काम कर रहे हैं। क्या इन बातों से खाद की कमी कम हो जाएगी? क्या इन बातों से पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे? मैं मानता हूं कि इस वक्त शायद जनता ने वो जवाब नहीं दिया, वरना अगर जरा भी चेत जाती तो, और चेत चुकी थी, ये बात पार्टी को पूरी तरह से मालूम थी कि फिलहाल प्रदेश में एक माहौल बन सकता है, इसीलिए इतने सारे स्टार प्रचारक बुलाए गए, लगातार सभाएं 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 करते गए। आप भी जरा सोचिए कि मैं जब से इस लाइन में इतना, हालांकि इवेंट मानती है बीजेपी, हर चुनाव को बड़ा इवेंट मान के चलती, लेकिन आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, सह संगठन महामंत्री, आपके तमाम मंत्री, उसके बाद विधायक, झोंक दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पद पर हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो या माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी हो, या मंत्रीगण हो, या सांसदगण हो, या विधायक हो, सभी कार्यकर्ता के रूप में मैदान में जब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है। एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ता है यहाँ पर। और एक बात और है कि आपने कहा कि बहुत सारे विषयों पर मुद्दे नहीं बनाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 सालों में, केंद्र सरकार ने
और जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के चौहान के नेतृत्व में, तो जितना काम अभी किया है कांग्रेस ने कभी 70 सालों में 60 सालों में कभी नहीं किया उनके कार्यकाल में। एक बात बता देता हूं, गांव गरीबों में प्रधानमंत्री आवास अगर बनाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, गांव में सड़क बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और 80 करोड़ जनता तक निःशुल्क राशन वितरण करने का काम किया है तो भारतीय और अगर किसी पार्टी के खिलाफ लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है और चुनाव में अगर वोट देने नहीं गए तो पंधाना की तस्वीर भी आपने देखी होगी अड़ोस पड़ोस के गांव की, जहां लोग वोट करने नहीं पहुंचे थे, साफ लिख रखा था सड़क नहीं तो वोट नहीं, रेल नहीं तो वोट नहीं। मेरी बात सुन लीजिए पहले, फिर आपकी बात को मैं फिर से सुनूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे अनेकों काम किए, विकास के मुद्दे को लेकर हम लोगों ने जनता के बीच में जाए। पिछले चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, कांग्रेस ने पूरी तरीके से झूठी घोषणाएं करी, कांग्रेस ने जनजातीय बंधुओं के साथ तो फिर रेगांव में क्यों हार गए सर? इस प्रकार अगर ये सारे देखिए आपका मैनेजमेंट अगर इतना तगड़ा था और ये सारी चीजें इतनी ग्राउंड पर काम की है तो रेगांव में क्यों नहीं करी? रेगांव के विषय में मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि रेगांव के मामले में पार्टी इस का चिंतन करेगी। हम तो कह रहे थे कि हम पूरे सारी सीटें जीतेंगे और हर ये समझ नहीं पाता हूं कि जब जहां से चुनाव हार जाते हैं पार्टी वहां चिंतन करती है, जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां कहते हैं हमारी योजनाएं सही है। अब्बास भाई से पूछता हूं कि हम चिंतन करेंगे किस बात का, हर बार यही बात कि चिंतन करेंगे। सर चिंतन तो होता है लेकिन उस चिंतन से निकलता क्या है? फिर आगे एक नई चिंता आ जाती है। अब्बास भाई जरा आपसे सवाल लूंगा मैं। सवाल यही है कि चिंतन तो होता है लेकिन ये चिंतन करता कौन है? क्या ऐसा कुछ होता है कि 4-5-6 लोग अलग बिठा दीजिए, यार हार गए जरा चिंतन करिए आप? देखिए, विंध्य के समीकरण हमारे थोड़े सही नहीं रहे थे पिछले चुनाव के अंदर। हमने उसके ऊपर जो आपने जो सवाल आपका है चिंतन मंथन हमने किया और विंध्य के अंदर हमने कामयाबी हासिल करी और आगे भविष्य के अंदर विंध्य हमारा मजबूत है। लेकिन अब पार्टी को कुछ दूसरी चीजें सामने दिख रही हैं तो उसके ऊपर काम किया जाएगा और उसको मजबूत किया जाएगा। उन सारे मुद्दों को जो हमारे कमजोर करते हैं हमको उनको पीछे छोड़ा जाएगा। वो कुछ भी हो सकते हैं तो कॉन्स्टेंटली ये सारी चीजें सोची जाती हैं और उसका परिणाम भी आता है। मैंने पूरे इस उपचुनाव में मिसाल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पृथ्वीपुर को लेकर सोचा होगा, विचार किया होगा, वहां जिस भी तरह के उन्होंने काम किए, कारनामे किए, एक कमी महसूस की अब्बास जी। सोशल मीडिया पर ज्यादा लड़ा गया चुनाव, आपके पास मुद्दे कम नहीं थे, आपके पास सॉलिड और मजबूत मुद्दे थे। अगर इन मुद्दों को लेकर लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभाएं की, लोगों के घर गए, मिले, बैठे, पार्टी कार्यकर्ताओं के घर बैठे, कम से कम पार्टी के सारे नेता जिस तरह से 2018 का चुनाव लड़ा गया था, कम से कम वही मजबूती अगर दिखाई जाती, वही मजबूती अगर देखी जाती ग्राउंड स्तर पर, तो कम से कम शायद एक फाइट बड़ी होती। सोशल मीडिया पर भी लड़ा गया चुनाव, सोशल मीडिया पर ही नहीं लड़ा गया, सोशल मीडिया पर भी लड़ा गया। और सबसे बड़ा विषय यह है कि जो बीजेपी की रणनीति थी हमारी भी रणनीति रही। हम डोर टू डोर कैंपेनिंग में गए, कमलनाथ जी काफी सभाएं हुई। अरे भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा जी तो हर विधानसभा में पहुंचे भी नहीं, 4 में से 3 विधानसभा में पहुंचे, 3 सीट से पहुंचे और 3 उनकी सभाएं हुई सिर्फ, तो ये वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के काम किए हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग उसको कह लीजिए, अगर किसी को नहीं मानना, हम डंके की चोट पर कहते हैं हमने शिकायतें की हैं इनके वीडियोस तक हमने लोगों चुनाव आयोग के अंदर दिए हैं, जहां ये पृथ्वीपुर में कहा गया था। परिणाम साबित करते हैं कि सही बात थी कि किसी भी कीमत पर जीतना है। मुख्यमंत्री जी का फोन आ गया है, उठवा लिए जाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, इनके नेता कहते सुनाई दिए थे। इन सारी चीजों से भाजपा चुनाव जीती है। अगर ये भाजपा खुशफहमी में है कि ये जनसंपर्क से जीती है तो भाजपा का जनसंपर्क से कम हमारा जनसंपर्क नहीं था। चला प्रशासन का बल चला अब्बास भाई, या फिर जनता ने पहुंचकर वोट दिए। कम वोट प्रतिशत में भी अगर इतनी बड़ी जीत होती है और जीतते जाते हैं तो सवाल ये होता है कि पार्टी के अंदर एक मैनेजमेंट है और वो मैनेजमेंट काम कर रहा है, और अगर हार हो रही है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़े, बातचीत की। लेकिन इस पूरी बातचीत के बाद कुछ सवाल छूट जाते हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में दोनों पार्टियों के लिए चिंता की लकीरें जरूर बनेंगी और आगे कैसे उस पर वो फाइट करते लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।